हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन की। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है और ये अभी 30-31 अक्टूबर को कहाँ आयोजित किया गया? इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया। ठीक है, और इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और सम्मेलन में भारत के शेरपा कौन थे? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल थे। ठीक है, शेरपा ही महत्वपूर्ण शब्दावली है G20 से संबंधित। इसमें शेरपा जो है G20 के सदस्य जो देश हैं उनके नेताओं का प्रतिनिधि होता है, जो शिखर सम्मेलन के एजेंडे के बीच में समन्वय बनाता है, सदस्य देशों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चर्चा के एजेंडे को लेकर बात करता है। अब बात करते हैं इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इस सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने की। दरअसल 2021 के लिए इटली G20 का अध्यक्ष है और 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 का अध्यक्ष भारत बनेगा। ठीक है, और भारत पहली बार G20 के जो नेता हैं उनके शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील करेगा। अब बात करते हैं कि इस शिखर सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए। तो 2 दिन की बैठक के बाद G20 का रोम घोषणा पत्र अपनाया गया, रोम डिक्लेरेशन अपनाया गया। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जलवायु संकट को लेकर गहराती चिंता के बीच दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G20 ने इस सदी के मध्य तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक लाने यानी कि कार्बन तटस्थता हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित रखने के लिए सार्थक और प्रभावी कदम उठाने के लिए भी सहमति जताई है, लेकिन कार्बन तटस्थता यानी कि नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की कोई ठोस समय सीमा तय नहीं हो सकी। यानी कि इस सदी के मध्य तक कहा है तो, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, इसका कारण क्या है? कि इसका कारण यह है कि जो इसके जो सदस्य देश हैं उन्होंने अपने अपने राष्ट्रीय लक्ष्य इस संबंध में तय किए हैं। जैसे दुनिया का जो सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक चीन है, वह उसने यह लक्ष्य रखा है कि वह 2060 तक इस पर पूरी तरह नियंत्रण रखेगा, और रूस और सऊदी अरब ने भी 2060 का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो इस कारण से सिर्फ यह कहा गया है कि इस सदी के मध्य तक। ठीक है, नेट जीरो उत्सर्जन क्या होता है? नेट जीरो उत्सर्जन से तात्पर्य वातावरण में छोड़ी गई कार्बन और या ग्रीन हाउस गैस और हटाई गई ग्रीन हाउस गैस के बीच का संतुलन से है। ठीक है, नेट जीरो उत्सर्जन यानी कि वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसों का जितना उत्सर्जन किया है यदि उतना ही हटाया भी गया है तो उसे नेट जीरो उत्सर्जन कहा जाएगा। ठीक है, ये जो वैश्विक तापमान में वृद्धि पर संकल्प है, यह किस पर आधारित है? यह पेरिस जलवायु समझौते पर आधारित है। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौते में ही कहा गया है कि जो वैश्विक तापमान है उसको पूर्व औद्योगिक स्तर यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। ठीक है, इस निर्णय को ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में जो ग्लासगो में जो COP26 शिखर सम्मेलन हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, वह भी शुरू हो गया है और 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी उससे संबंधित वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, रूस और चीन ने G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किसी भी प्रतिबद्धता के समर्थन में मूल रूप से नहीं दिखाई दिए हैं। ठीक है, यानी कि रूस और चीन जो इस शिखर सम्मेलन में उन्होंने जो ये नेट जीरो उत्सर्जन का जो एक संकल्प लिया गया है उस पर उन्होंने अभी अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। ठीक है, इसके अलावा जो निर्णय लिया गया कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए वित्तीय मदद न देने का निर्णय लिया गया। ठीक है, G20 के जो नेता हैं उन पर इस बात को लेकर सहमति बनाई है कि जो अन्य देश हैं उनको कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए इस साल के बाद वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी, लेकिन घरेलू स्तर पर कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। यानी कि वित्तीय मदद नहीं मिलेगी लेकिन बंद करने की डेट अभी तय नहीं है।
और यह भारत और चीन के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि भारत और चीन का जो अधिकांश विद्युत उत्पादन होता है वो कोयले आधारित बिजली संयंत्रों से ही होता है। और ब्रिटेन के लिए भी एक प्रकार से यह सेटबैक है, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि ग्लासगो सम्मेलन से पहले इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया जाए। ठीक है। और वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का जो लक्ष्य है उसमें G20 देशों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि वैश्विक जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसमें क्या है कि उसमें सबसे ज़्यादा योगदान या 80% योगदान G20 देश ही करते हैं। ठीक है। इसीलिए कटौती के लिए जिम्मेदारी भी इन्हीं की ज़्यादा है। इसके अलावा 100 अरब डॉलर का फंड जुटाने पर प्रतिबद्धता जताई गई है। यह किस लिए जताई गई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं गरीब देश, उनके लिए अमीर देशों द्वारा 100 अरब डॉलर का फंड जुटाने के लिए एक निर्णय लिया गया है। ठीक है। साथ ही अपनी तरफ से वित्तीय मदद को बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है। और यह किसके द्वारा मिलेगा? यह फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा अपने विशेष आहरण अधिकार का जो एक नया इशू है 650 अरब डॉलर का, उसमें से मिलेगा। ठीक है। SDR एक मुद्रा नहीं है, लेकिन विकासशील देशों द्वारा इसे एक आरक्षित मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जो उनकी घरेलू मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखता है या निवेश को वित्त देने के लिए मजबूत मुद्राओं जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड में परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि गरीब देशों को हार्ड करेंसीज यानी कि डॉलर, यूरो, पाउंड आदि को प्राप्त करने के लिए भी भारी ब्याज चुकाना पड़ता है, तो इसलिए इनको मदद मिलेगी इस फंड से। इसके अलावा कोविड-19 टीकों की आपातकालीन उपयोग को भी मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत G20 के नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को कोविड-19 टीकों की आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए प्रक्रिया को तेज करने के लिए मजबूत किया जाएगा। ठीक है। G20 देशों के मंत्रियों ने महामारी से निपटने के प्रयासों को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित करने के लिए यानी कि फंड देने के लिए G20 संयुक्त कार्यबल बनाने का भी एक निर्णय लिया है। G20 नेताओं ने विकासशील देशों में टीकों की आपूर्ति को बढ़ावा देने और आपूर्ति को वित्त पोषण में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए 2021 तक दुनिया की कम से कम 40% आबादी और अगले साल तक यानी कि 2022 तक के मध्य तक 70% टीकाकरण WHO का जो लक्ष्य है उसको समर्थन करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम कॉर्पोरेट कर पर भी एक सहमति बनी है। G20 देशों के शिखर सम्मेलन में नेताओं ने 15% वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर को लागू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते को व्यापक समर्थन दिया है। इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम दर वाले देशों का उपयोग करके करों को बचाने से रोकना है। दरअसल अमेजन, गूगल की पेरेंट अल्फाबेट, फेसबुक, एप्पल जैसी अमेरिकी इंटरनेट दिग्गज कंपनियां अपना टैक्स बिल कम करने के लिए अपने को ऐसे देशों में स्थापित कर लेती हैं जहां पर टैक्स या तो शून्य है या टैक्स की दर बहुत कम है। तो इससे क्या इनको फायदा होता है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था को इसका नुकसान होता है। ठीक है। तो इस समझौते में कहा गया है कि यदि किसी अन्य देश में कंपनी के मुनाफे पर कम कर लगाया जाता है तो जिन देशों में उस कंपनी के मुख्यालय हैं वे कंपनी के कर को 15% तक बढ़ा देंगे। ठीक है। तो यह इस पर निर्णय लिया गया है। यदि किसी देश का किसी कंपनी का ने उसके मुनाफे पर टैक्स हेवन देश में बहुत कम कर है तो जहां उसका मुख्यालय है वहां पर जो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 15% और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। यह सुधार किसने शुरू किया था? ये OECD संगठन के द्वारा शुरू किया गया था और विश्व GDP के 90% से अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले 136 देशों ने इसका समर्थन किया है। ठीक है। इसे 2023 में लागू होना है, लेकिन इसकी समय सीमा अभी निश्चित नहीं हो पाई है, तो अभी इसके आगे खिसकने का भी संकट बरकरार है। ठीक है। इस ग्लोबल डील में भाग लेने वाले प्रत्येक देश को पहले राष्ट्रीय कानून पारित करना होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, तो इसकी जो समय सीमा है वो आगे खिसक सकती है। क्योंकि अमेरिका में जहाँ पर ये टेक जायंट्स कंपनियां हैं बड़ी, यहाँ अगर इस तरीके का कानून पारित किया जाएगा तो वहाँ की सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी इसलिए इस डेट को हो सकता है कि आगे ये खिसक जाए।
आप जानते हैं G20 समूह क्या है। तो 1997 के वित्तीय संकट के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिए। ठीक है, और इसलिए G20 समूह की जो स्थापना है 1999 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक वित्त का मैनेजमेंट करना था। ठीक है, इसके सदस्य देश कौन कौन है? इसके सदस्य देशों में 19 देश हैं और यूरोपीय संघ शामिल है। देशों में सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय G20 एक मंच के रूप में कार्य करता है, न कि एक संगठन के रूप में। अतः इसका कोई स्थायी सचिवालय या प्रशासनिक संरचना नहीं है। और इसकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जिस देश के पास इसकी अध्यक्षता होती है, वहीं इसका प्रशासनिक कार्य भी संपन्न किया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके और अपनी राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि और नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।